नाम है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से आए दिन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो बिना देर किए हुए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से कई बार तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या था, मौलिक अधिकार का वर्तमान में इसका महत्व क्या है, और यह भारत के नागरिक होने के नाते ये सारे अधिकार मिले हैं। ये ब्रिटिश हुकूमत जब हमारे देश पे शासन कर रही थी तो ये अधिकार हमारे पास नहीं थे। ठीक, अधिकार कौन नहीं थे? पूरी तरीके से समानता का अधिकार हमारे पास नहीं था, भेदभाव हुआ करता था, आप भी जानते हैं। पूरी तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। वर्तमान में तो हम लोग अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, अपने मन पसंदीदा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, कपड़ा पहनने की स्वतंत्रता है, खाने पीने की स्वतंत्रता है, ठीक, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता है। ये भारत के नागरिक होने के नाते वर्तमान में प्राप्त है। क्या ब्रिटिश लोग हमारे देश पे शासन कर रहे थे तो ये सारे अधिकार प्राप्त थे? नहीं प्राप्त थे। आज तो वर्तमान में धार्मिक स्वतंत्रता आपको मिली है कि भाई जिस धर्म को मानना चाहे उस धर्म को मानो, जिस धर्म को छोड़ना चाहे उस धर्म को छोड़ सकते हो, नहीं मानना है मत मानो, ये आपकी आजादी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो भारत के नागरिक होने के नाते ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ठीक, और गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए वह न्यूनतम अधिकार है जिसका उपयोग हर भारत के नागरिक करते हैं। पूरी डिटेल्स जानेंगे कि कितने अधिकार थे पहले, वर्तमान में कितने अधिकार हैं, कौन से अधिकार को हटाए गए, कब हटाया गया, किस अनुच्छेद में रखा गया है, किस भाग में रखा गया है, और एक एक अनुच्छेद का हम जिक्र करने वाले हैं। ये आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, हमारे साथ बने रहिए। पहले तो जान लेते हैं मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। वे विशेष अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए, यानी भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मिले हैं ये अधिकार, ताकि वे स्वतंत्र, गरिमापूर्ण और न्यायपूर्ण जीवन जी सके। अब ऐसा नहीं है ना कि आज के समय में जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहीं ना। अगर आपके न्यूनतम अधिकार का, ये भारतीय नागरिक यानी मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो स्वतंत्र पूर्ण अगर जिंदगी जीने के लिए अधिकार काफी है, गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए यह जरूरी है अधिकार, और समाज में सबको न्याय मिल सके इसलिए अधिकार महत्वपूर्ण है। यह अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं और ये न्यायालय द्वारा संरक्षित है। न्यायालय इसकी सुरक्षा करता है जी। अगर आपको ये 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, अगर इसमें किसी भी एक मौलिक अधिकार का अगर कोई अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है, हनन करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और यहाँ लिखा है कि न्यायालय द्वारा संरक्षित है, यानी न्यायालय ही आपकी बात सुनेगी। ठीक है, यहां से 3-4 प्रश्न आपको बनता है कि किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, कौन इसका संरक्षित करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। हम जो भी वीडियो बनाते हैं अपने ध्यान से देखा होगा तो पूरी डिटेल्स में, क्योंकि एक पूरी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। सिर्फ मौलिक अधिकार कितने हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, नहीं। अगर आपका कंसेप्ट कम से कम क्लियर हो जाएगा तो ये सारी चीजें जो तथ्य परक हैं वो आपको याद हो जाएगी पूरी तरीके से। मौलिक अधिकार का उद्देश्य, मौलिक अधिकार का उद्देश्य थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। क्यों इसको संविधान में जगह मिली, क्यों ये भारत के नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है? नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना भाई। नागरिक पहले तो गुलाम हुआ करते थे भाई, 1947 से पहले तो वैसी जिंदगी तो जीना नहीं है। हमारे देश में संविधान बना है, भारत के नागरिकों की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप बना है, तो भाई कुछ अधिकार मिले हैं जिस अधिकार का हर भारत के नागरिक प्रयोग करते हैं। तो भाई नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, यानी अभी तो वर्तमान में आप अपनी विचार अभिव्यक्ति की पूरी तरीके से आजादी, अपनी बात रख सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, अपने मन पसंदीदा व्यवसाय चुन सकते हैं, शादी विवाह अपने मन पसंदीदा कर सकते हैं, ठीक, अपने मन पसंदीदा पढ़ाई लिखाई, कपड़ा वगैरह सारी चीजें पहन सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो भाई पहले तो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा, ताकि कोई भी सरकार या संस्था नागरिकों की स्वतंत्रता का दमन न करे। कोई भी सरकारें आए तो जो अधिकार मिले हैं उस अधिकार को कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगी, उनका दमन नहीं करेगी। भारत के नागरिक को ये सारी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना, ये अधिकार नागरिकों को शक्ति देते हैं कि जिससे वो लोकतंत्र का सक्रिय हिस्सा बने रहे। यानी लोकतंत्र का सक्रिय हिस्सा मतलब लोकतंत्र का मतलब होता है
कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का बनाया हुआ शासन, और तभी भी जनता क्या करती है, पूरी तरीके से आस्था रखती है लोकतंत्र में, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। कोई भी आम आदमी भी देश के सर्वोच्च पदों पे जा सकता है ना, सबको अवसर मिला है लोकतंत्र होने के नाते, लोकतंत्र की व्यवस्था होने के नाते। तो कम से कम लोकतंत्र की खात्मा ना हो, ये मौलिक अधिकार अगर बना रहेगा तो सारे लोगों की इसमें आस्था और विश्वास बना रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता लाना। सामाजिक, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक रूप से अमीरी और गरीबी के बीच उतनी बड़ी खाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खाई होनी ही नहीं चाहिए, संविधान ये अपेक्षा रखता है सरकार से। राजनीतिक भाई समानता होनी चाहिए, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामान्य आदमी भी ऊंचे पदों पे जा सकता है। आपने देखा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी एक वोट की कीमत सबकी बराबर होनी चाहिए, वर्तमान में है ना, आम आदमी से लेकर बड़े संपन्न लोग की भी वोट की कीमत क्या होती है, बराबर होती है। तो देखते हैं कभी सामान्य नेतागण भी सामान्य आदमी के पैर छूते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी भी वोट की कीमत एक है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, दरवाजे दरवाजे जाते हैं। ठीक। जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना। किसी भी व्यक्ति को किसी आधार पर नहीं, जाति, लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये वर्तमान परिस्थिति कहती है। वर्तमान में ये मौलिक जो अधिकार मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन पहले 1947 से पहले ये सारी चीजें हमें नहीं मिलती थी। मानव गरिमा की रक्षा हो सके, एक इंसान है तो आप अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरी तरीके से अधिकार है आपके पास। तो हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जिए, अपमान के साथ नहीं जीवन जिए, सम्मान के साथ अपनी जीवन जी सकते हैं। अब संख्यकों की संस्कृति और अधिकारों की रक्षा। हमारे देश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं ना, तो जो भाषाई और धार्मिक आधार पर जिनकी संख्या क्या है, न्यूनतम है, तो उनके भी अधिकार की रक्षा किया जा सके, जैसे ताकि भारत की विविधताओं को संरक्षित किया जा सके। यानी कहा जाता है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, और विविधताओं में भी हमारे देश की एकता की सबसे बड़ी खूबसूरती यह भी है। तो इसमें कम से कम उनकी भाषा, उनकी संस्कृति की रक्षा किया जा सके, और यह अधिकार होने के नाते ही उनको मिला है। उसके बाद ये धार्मिक आधार पर, जैसे मान के चलिए हमारे देश में अल्पसंख्यक कौन है, जैसे मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, ठीक, जैन, ये लोग क्या है, अल्पसंख्यक है। न्याय प्राप्त करने का अधिकार देना। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन हो तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। यानी अगर आपके इस मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। अभी तो इसके उद्देश्य और महत्व तो हम बता रहे हैं, उसके बाद कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं ये डिटेल्स में मैं आपको याद भी कराऊंगा, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। पहले इसका कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। मौलिक अधिकारों का महत्व, स्वतंत्रता की गारंटी देता है भाई, पूरी तरीके से कोई भी विचार अभिव्यक्त करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, कहीं घूमने फिरने, आने जाने, ये सारी चीजें की स्वतंत्रता है। तो व्यक्ति को बोलने, सोचने, चलने, धर्म मानने आदि की पूरी तरीके से आजादी मिलती है, वर्तमान में सबको मिलती है। उसके बाद लोकतंत्र का आधार, मौलिक अधिकार नागरिकों को ताकतवर बनाते हैं। मौलिक अधिकार नागरिक को, यानी भारत के नागरिक को ताकतवर बनाते हैं, जिससे वे सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। देखते हैं आए दिन नारे लगते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, तो आलोचनाएं किया जाता है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, सांसद का, विधायक का, अधिकारी का, सबका क्या होता है, आलोचनाएं भी गवर्नमेंट, भारत के नागरिक होने के नाते जनता करती है ना। समानता की स्थापना, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा भाई, समानता की न्यायिक सुरक्षा। अगर कोई अधिकार छीनता है तो न्यायालय में मदद ली जा सकती है। समाज सुधार का माध्यम, अस्पृश्यता, पहले देखते थे, पहले छुआछूत लोग करते थे, जैसे शादी विवाह में अलग अलग खाने की व्यवस्था हुआ करती थी, जैसे मान लीजिए चलिए SC ST की खाने की व्यवस्था अलग हुआ करती थी, जर्नल वालों की अलग व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन अब संविधान ने ये जो मौलिक अधिकार दिया, अब ऐसा देखते हैं आप, किसी को आप छुआछूत यानी हीन भावना से नहीं देखेंगे, और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे नहीं उसके साथ, ठीक, ये दंडनीय अपराध है। पहले ये भी आपने सुना होगा, अपने पिताजी दादा उदा के मुंह से सुना होगा कि लोग कुएं में पानी पीने की बिल्कुल आज़ादी नहीं हुआ करती थी, ठीक, मंदिर वगैरह में जाने की पूरी तरीके से आज़ादी नहीं हुआ करती थी। लेकिन भारतीय संविधान ने इस अधिकार के नाते पूरी तरीके से सबको आज़ादी मिली है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं जिनकी सोच बहुत छोटी है, वो आज भी इस चीज़ का थोड़ा सा दुरुपयोग करते हैं। लेकिन संविधान हमें कभी इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करने के लिए, वह SC हो, ST हो, OBC हो, या कोई भी कास्ट का हो, ठीक है।
अगला है इसमें बेगार, मतलब पहले लोग बेगारी करते थे जी, मतलब बंधुआ मजदूर की तरह, यानी उनका हल चलाना, उनके घर नौकर बन के रहना, वो जो कहे वही करना, यानी अपनी गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का उनके पास अधिकार नहीं था। लेकिन संविधान ने कहा कि नहीं भाई, आपके साथ कोई अस्पृश्य छुआछूत नहीं करेगा, बेगार भी नहीं रहेंगे। बाल मजदूरी जैसे, यानी बाल मजदूरी, छोटे छोटे बच्चों को कलम हाथ में देने के बजाय आप उनको दुकानों पे लगा देना या नौकर बना के घर पे रख देना, ये सारी चीजें, तब इन कुप्रथाओं को क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से हटा दिया है संविधान ने। व्यक्तिगत विकास, शिक्षा, अभिव्यक्ति और संस्कृति के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी इससे क्या भाई, मौलिक अधिकार से क्या क्या विकास हो रहा है भाई, शिक्षा का विकास हो रहा है, सब लोग पढ़ने लिखने की पूरी तरीके से आजादी है, विचार अभिव्यक्ति करने की आजादी है, संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा खान पान की पूरी तरीके से आपकी आजादी है। ठीक, इससे क्या होता है भाई, सबका इंसान का विकास होता है भारत के नागरिक होने के नाते। उदाहरण से आपको एक दो चीज आप समझ लीजिए। यहां देखिए, अगर किसी छात्र को स्कूल में उसके धर्म या जाति के कारण प्रवेश नहीं दिया जाता, बहुत सारे ऐसे मामले आपने बहुत पहले सुने होंगे कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है और उसको प्रवेश नहीं देता है तो वो किस अनुच्छेद का प्रयोग करेगा जी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे और इसके आधार पर वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। अगर किसी पत्रकार को, यहाँ देखिए, पत्रकार को समाचार प्रकाशित करने से रोका जाता है तो वह किस अनुच्छेद का प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, विचार अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर उसको रोक दिए तो भाई वो भी कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के, मौलिक अधिकार कितने हैं, पहले 7 हुआ करते थे लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6। और कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक हैं, लेकिन 12 और 13 में क्या जिक्र है हम उसकी चर्चा करेंगे, आप उस कंफ्यूजन मत होइएगा। यानी 14 से 32 तक, कौन कौन से 14 से 32 तक, और 33, 34, 35 का भी जिक्र करेंगे और 12 और 13 का भी जिक्र करेंगे। तो पहला समानता का अधिकार, 6 मौलिक अधिकार आपको पूरी तरीके से याद रख लीजिए, भारत के नागरिक होने के नाते तभी आज उसका उपयोग करते हैं। टोटल कितने अधिकार मिले हैं, 6 अधिकार। कौन कौन, पहला समानता का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ किन्हीं आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे, सब लोग क्या है, कानून के सामने पूरी तरीके से सब लोग क्या है, बराबर है। दूसरा अधिकार क्या है, समानता का अधिकार, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 14 से 18। दूसरा अधिकार आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, 19 से 22। तीसरा आपका अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी 23 से 24। चौथा अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। पांचवा क्या है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और उसके बाद आपका छठा अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सीधे तौर पे थोड़ी सी समझ लेते हैं। पहला क्या है, समानता का अधिकार, पूरी तरीके से सब लोग क्या है, बराबर है, कानून के सामने सब लोग बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे या आम नागरिक होंगे, सब लोग क्या है, बराबर है। स्वतंत्रता का अधिकार, विचार अभिव्यक्त करने की पूरी तरीके से सब लोग क्या है, आजाद हैं। संघ बनाने की आजादी है, पार्टी बनाने की आजादी है, विचरण करने की आजादी है, मन पसंदीदा व्यवसाय चुनने की आजादी है, ये सारे आजादी है। ठीक, शोषण के विरुद्ध, कोई भी व्यक्ति किन्हीं आधारों पर किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को माने न माने ये आपकी आजादी है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी किसी भी कोई भी कपड़ा पहनिए, खान पान जो भी आपका रहे। उसके बाद जो भी कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो ये पूरी तरीके, या कोई भी स्कूल संस्था कोई भी खोलना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपको आज़ादी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये थोड़ी सी डिटेल्स में जानेंगे, इसमें 5 प्रकार की रीट की बात की गई है। ये इसी को भीमराव अम्बेडकर ने, कई बार तो प्रश्न पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहे हैं, तो अनुच्छेद 32 को, यानी अनुच्छेद 32 को क्या कहे हैं भीमराव अम्बेडकर ने, संवैधानिक भारतीय संविधान का आत्मा कहे हैं, अनुच्छेद 32 को। 6 मौलिक अधिकार आप समझ गए ना, इसको आपको याद रख लेना है, 6 का 6 बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां देखिए, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, प्रारंभ में जब संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, तो कुल कितने अधिकार थे, 7। लेकिन अभी कितने हैं वर्तमान में, 6। तो वर्तमान में कई बार पूछा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे, 7, वर्तमान में कितने हैं, 6।
किसको हटा दिया गया भाई? कौन सा अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किस अनुच्छेद में था ये? अनुच्छेद 31 में। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा अधिकार है हम चर्चा करने वाले? उसे कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। और इसको कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 300A में रखा गया है। 31 से हटाया गया, कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300A में। और किस भाग में रखा गया है? भाग 12 में। और पहले तो वह मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब उस अधिकार का क्या नाम है? वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार नाम है। कई बार कई तरीके से एग्जामिनर प्रश्न एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। विस्तृत जानकारी अनुच्छेद के, एक एक अनुच्छेद की थोड़ी सी जिक्र करते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है भाई? राज्य की परिभाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है? राज्य की परिभाषा की बात किया गया। राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? केंद्र, राज्य, संसद, विधानसभा, विधायिका, सरकारी संस्थान आदि या विश्वविद्यालय, ये सब क्या आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपको सीधे तौर पर याद रखना है, अनुच्छेद 12 क्या करता है? राज्य की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? ध्यान दीजिए। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य घोषित होगा। जैसे मान के चलिए, एक उदाहरण से समझ लीजिए, आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए संसद पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाई और वह कानून क्या करता है? मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उस कानून की समीक्षा करेगी। और अगर पूरा कानून वह गलत होगा तो पूरा रद्द करेगी सुप्रीम कोर्ट, या उसका कोई आंशिक भाग अगर गलत होगा तो उसका आंशिक भाग गलत करेगी, और उसमें उसके लिए बदलाव का क्या करेगी? आदेश देगी। तो आप सीधे तौर पे समझ गए कि मौलिक अधिकार का कोई भी संसद द्वारा पारित कानून अगर मौलिक अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वो कानून की समीक्षा कर देगी और जितना भाग उसका गलत होगा तो उसको शून्य घोषित कर सकती है। ठीक, तो आप 12 समझ गए, 13 समझ गए। ठीक, अब उसके बाद आप देखिए पहला अधिकार। अब एक एक अधिकार हमने बताया था ना कि पूरी डिटेल्स में जानेंगे, तो इसमें यह देखिए पहला अधिकार क्या है आपका। अगर ये देखिए, इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में। और इतनी डिटेल्स में मैं किसी का भी वीडियो आप उठा के देख लीजिएगा, किसी का भी, कोई भी टीचर, जितना मैं तथ्य यहाँ पर दिया हूँ इस वीडियो में, अगर एक भी कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो जरूर कमेंट करिएगा। समानता का अधिकार, पहला आपका अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। इसमें लिखा है ना 14 से 18, यानी 14 भी है, 15, 16, 17, 18। पहला अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा। यानी अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब लोग क्या है? बराबर है। कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, कानून के समान संरक्षण की भी बात की गई है। यानी समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार का मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई अपराध कर रहा है और दोनों लोग बालिग हैं, ठीक, तो कानून उसके सामने बराबर का मतलब कानून उस पर लागू करेगी। लेकिन अगर कोई भी अपराध करने जा रहा है कोई भी व्यक्ति, उसमें एक बालिग है और एक नाबालिग है, तो कानून क्या करेगी? समान के साथ समान व्यवहार की और असमान के साथ असमान व्यवहार करेगी। ऐसा नहीं है कि उसको जो बड़े वाले को दंड मिलेगा वही छोटे वालों को मिलेगा, नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 15, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थल, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर। कोई भी गवर्नमेंट की नौकरी वगैरह निकलती है तो सबको समान अवसर दिया जाता है, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। कई बार ये एक एक अनुच्छेद पूछे गए हैं, अगर आप एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता अंत का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का खत्मा हो गया है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। पहले आजादी से पहले जब राजे रजवाड़ी शासन करते थे तो पहले सम्राट, चक्रवर्ती धीराज, राय बहादुर खां, राजा राम मोहन राय, राष्ट्रपिता, नेताजी, ऐसे उपाधि मिलती थी ना। लेकिन अब क्या उपाधि मिलती है? कितनी भी बड़े आप काम कर देंगे, आपको ये उपाधि गवर्नमेंट द्वारा नहीं मिलती है। ये उपाधियों का खत्म कर दिया गया है, लेकिन दो क्षेत्रों में आज भी दिया जाता है, शिक्षा और सेना क्षेत्र में। जैसे अगर आप पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे तो मिल जाएगा डॉक्टर फलाना, ठीक, मिलता है ना उपाधि, ये मिलती है गवर्नमेंट द्वारा। या सेना के किसी बड़े पदों पे ब्रिगेडियर, मेजर, कर्नल, ये सारे पोस्ट मिलते हैं ना, तो नाम के आगे आपके ये सारे पोस्ट क्या होते हैं? उपाधि जुड़ जाते हैं। तो सेना और शिक्षा में उपाधि है, बाकी इस तरह से सब खत्म हो गया है। अनुच्छेद
मौलिक अधिकार दूसरा, समानता तो देख लिए, पहला अधिकार था आपका, और दूसरा क्या है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक, अनुच्छेद 19 से 22। पहला अनुच्छेद 19 क्या कहता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अभिव्यक्ति की, सभा बनाने की, संघ बनाने की, आवागमन की, निवास करने का, व्यवसाय चुनने का, ये सारे अधिकार हैं, 6 प्रकार का मिला है स्वतंत्र। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। जैसे मान के चलिए किसी कोई अपराध करता है तो उसको क्या, अपराध करता है तो उसको पूरी तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है। कई बार आपने ऐसा मामला सुना कि न्यायालय ने उसको अभी दोष सिद्ध ही नहीं किया तभी उसका इनकाउंटर हो गया या मार दिया गया। तो ऐसा संविधान इजाजत नहीं दिया है कि जब तक उस व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक उसका प्राण नहीं लिया जा सकता है। ठीक, पूरी तरीके से उससे पहले आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। एक उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाएं, 26 से 11/2008 की घटना जो हुई थी, कसाब बहुत सारे ऐसे मुंबई के ताज होटल पे बहुत सारे लोगों को मार दिया था, लेकिन 4 से 5 साल तक लग गए उसको फांसी की सजा देने में। इसका मतलब संविधान कहता है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक किसी को फांसी के फंदे पर लटकाया नहीं जा सकता है। तब तक उसकी पूरी पुलिस क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है, दोष सिद्ध जब तक ना हो जाए तब। और एक बार कोई व्यक्ति अगर अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार उसको सजा नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 21 जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जीवन जीने का अधिकार। जैसे इसमें पर्यावरण का अधिकार आ जाता है, निजता का अधिकार आ जाता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आ जाता है। ये बहुत ही बड़ा व्यापक है। ठीक है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि पहले यह अनुच्छेद 45 में हुआ करता था, लेकिन अनुच्छेद 45 में तो उसके बाद मौलिक अधिकार इसे बना दिया गया। कब मौलिक अधिकार बनाया गया याद है? 86वें संविधान संशोधन कब? 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकार बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। और इसका अनुच्छेद किस में जिक्र है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी और नजरबंदी से संबंधित सुरक्षा। जैसे मान के चलिए कोई भी पुलिस प्रशासन या थाने, कभी आपने सुना होगा किसी को गिरफ्तार करके लेके हौलात में बंद कर दी, हौलात में बंद कर दी तो भाई तो उसमें भी लोगों की सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है थानेदार उसको 5 दिन उसी हौलात में रख दे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, मानव के जो अधिकार मिले उसका हनन हो जाएगा। तो कहा गया कि नहीं भाई, आप थाने में किसी भी आधार पर अगर उनको लेके आए हैं तो ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। क्या सही है क्या गलत है वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे, आप नहीं। सिर्फ आप 24 घंटे तक अपने थाने में रख सकते हैं, इससे अधिक नहीं रख सकते हैं। तो अनुच्छेद ये 22 करता है। या संदेह के आधार पर, देखिए किसी को संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार किया जाता है, पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। संदेह अगर होता है तो भी गिरफ्तार किया जाता है, या अपराध करने के बाद भी गिरफ्तार किया जाता है। कैसे? जैसे मान के चलिए कोई ऐसा भारत में कोई ऐसा नागरिक है या विदेशी है जो भारत में घुसपैठ कर लिया है, वो कुछ बड़ा प्लान करने वाला है, कहीं भारत के किसी कोने में विस्फोट करने वाला है। अगर उस शंका आ गया तो उसको पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर लेगी, अपराध से पहले। तो उस तरह से भी गिरफ्तार किया जाता है। एक तो अपराध करने के बाद पुलिस अपना कार्रवाई करती ही है तो भी गिरफ्तार करती है। एक शंका के आधार पे भी पहले ही पुलिस गिरफ्तार करती है अगर शंका हो जाए तो। तीसरा अधिकार क्या है जी भाई? पहला तो देख लिया आप समानता का अधिकार, दूसरा देख लिया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा क्या है आपका? बोलते जाइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहां से? अनुच्छेद 23 से 24 तक। 23 पढ़ना है और 24 पढ़ना है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव तस्करी। मानव का पहले खरीद फरोख्त हुआ करता था, पहले इंसानों को बेचा किना जाता था, चाय की बागानों में लंबे समय तक बेच दिया जाता था। उनको अपनी बात रखने की आजादी नहीं थी, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं था उनके पास। लेकिन क्या अब ऐसा होता है? मानव का खरीद फरोख्त होता है? नहीं। जबरन किसी से काम करवाया जाता है? नहीं। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगहों पर काम करना पूरी तरीके से निषेध है। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे होंगे, जहां भी जोखिम स्थान पर होगा वहां आप उसको काम नहीं करवा सकते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, 16 भी ऑप्शन में देता है, 18 भी देता है, तो 14 भी देता है, तो यहां आप गलती नहीं करेंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? चौथा, ये तीसरा हो गया आपका अधिकार। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक? 25 से 28। 25 अनुच्छेद क्या कहता है? धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता। आप जिस धर्म में हैं उस धर्म का पूरी तरीके से प्रचार करेंगे, उसको आप मानने के लिए पूरी तरीके से आपके विवेक पर निर्भर करता है, मानना चाहे ना मानना चाहे या उसका प्रचार करना चाहे, ये पूरी तरीके से आप आजाद हैं।
26 क्या करता है, धार्मिक संस्थान का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, कोई भी धार्मिक संस्थान वगैरह खोलना चाहते हैं तो आप पूरी तरीके से आजादी है। 27 क्या है, धार्मिक प्रचार पर कर न लगाना, टैक्सेज न लगाने की बात करता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, राज्य निधि से संचालित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं निषेध है। जैसे मान के चलिए आप तो निजी विद्यालय खोलते हैं तो उसमें धार्मिक शिक्षा वगैरह देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जिस विद्यालय को अगर धन देती होगी या वहां के गवर्नमेंट द्वारा टीचर होंगे जिसको गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो उस विद्यालय में या उस विश्वविद्यालय में या उस महाविद्यालय में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जिसमें गवर्नमेंट का अंशदान होगा उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 4 मौलिक अधिकार चौथा देख लिए, और मौलिक अधिकार थोड़ा 5वां देख लीजिए और 6ठा देख लीजिए। संस्कृति, आपका 5वां क्या है जी? 5वां है संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार, यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार समझ लीजिए। 29 और 30 इसमें 2 अनुच्छेद पढ़ना है। किसी वर्ग की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ये अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं जिस भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर जिनकी आबादी कम है वो अपने लिपि को संरक्षित कर सकते हैं, उनकी लिपि को कोई खत्म नहीं करेगा। भाषा अगर बोल रहे हैं तो भाषा पे कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, पूरी तरीके से उसको संरक्षण का उनको अधिकार मिला है और गवर्नमेंट भी उसका संरक्षण करती है। शिक्षा संस्कृति का पूरी तरीके से संरक्षण करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। जो भी अल्पसंख्यक है हमारे देश में भाषाई और धार्मिक आधार पर उनको शिक्षण संस्थान खोलने की पूरी तरीके से आजादी है। अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकार 6ठा कौन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह अनुच्छेद किस में है, यहाँ देख लीजिएगा अनुच्छेद 32 आप देख ही रहे। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहे थे, ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। यह संविधान का आत्मा है, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। उस रीट की भी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से रीट है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी 6 मौलिक अधिकार हैं अगर उसका कोई उल्लंघन करेगा तो रीट जारी कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकार के भी उल्लंघन पर भी रीट जारी कर सकता है। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए, अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है आपका, एक ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कि कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो थोड़ी सी इसकी जिक्र हम कर लेते हैं, पता नहीं इसमें कहीं जिक्र किया है कि नहीं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है और हाई कोर्ट जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर जाना है, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे, और हाई कोर्ट जाएंगे तो 226 के तहत। ये भी देखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार। ठीक, अगला देखिए 5 प्रकार के रीट, कौन कौन से वो रीट, इसका नाम तो याद रखिएगा, नाम से ही कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन इनमें से रीट नहीं है, कई बार तो यहां से ये पूछा गया है। 5 प्रकार के रीट, पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा है जी, अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, 5 प्रकार के रीट कौन कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, अवैध हिरासत में। अवैध हिरासत का मतलब जैसे मान के चलिए कि किसी थानेदार ने किसी व्यक्ति को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, उसे जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया, उसका अपराध क्या है नहीं है भाई सामने आएगा तभी तो पता चलेगा ना। तो आप इसको क्या किया जाता है, हाई कोर्ट में जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं, जानने के बाद क्या किया जाता है, इसके शरीर को प्रस्तुत किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। क्या सही है क्या गलत है, इसके डिसाइड के आधार पर अगर ये बरी करने लायक होगा तो बरी कर दिया जाएगा, या जेल में रखने लायक होगा तो जेल में रखा जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को भाई शरीर को क्या करना है, प्रस्तुत करना है, प्रत्यक्ष करना है, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। तो वह जेल समय तिथि निर्धारित होता है, उसके अनुसार उस समय उनको प्रस्तुत करना हो जाता है। परमादेश, सरकारी अधिकारी को कार्य करने के लिए आदेश देता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कोई भी अधिकारी मान के चलिए आपके कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक, बहुत विलंब कर रहा है, तो भाई ये आप न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे ना तो न्यायालय जाते हैं, तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करता है, आदेश देता है उस अधिकारी को कार्य करने के लिए। अगर नहीं करता है तो फिर अब मामला आगे बढ़ेगा तो इन पे भी कार्रवाई हो जाएगी। उत्प्रेषण, निचली अदालत के आदेश को क्या करना है, निरस्त करना है। निचली अदालत के आदेश को क्या करना है, निरस्त करना है। हो सकता है कि निचली अदालत
कोई ऐसे मामले की सुनवाई कर रही हो जिसको उसके अधिकार क्षेत्र में है भी नहीं, तो उस मामले को क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निरस्त कर सकती है। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ऐसे फैसला दे दी जिसको उसके अधिकार क्षेत्र में है नहीं, वह व्यक्ति हाई कोर्ट चला गया, वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो उस मामले को क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है। उसकी सुनवाई अपने पास मंगा के उसकी सुनवाई कर सकती है। प्रतिषेध मतलब मना करना। कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं निचला अधिकारी या निचला आपका अदालत, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा, हाई कोर्ट को लगेगा, तो उस कार्य को क्या कर सकती है? आदेश देकर रोक सकती है कि आपके ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इस कार्य को पूरी तरीके से कर नहीं सकते, वो अपने पास भी मंगवा सकती है। अब यहां अधिकार परीक्षा, व्यक्ति को पद पर बने रहने का अधिकार। जैसे मान के चलिए कोई अवैध तरीके से कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद को ग्रहण कर लिया, ठीक, और कोई व्यक्ति को पता चल गया कि नहीं नहीं ये गलत तरीके से ये पद पाए हैं, वह व्यक्ति चला गया सुप्रीम कोर्ट, वह व्यक्ति चला गया हाई कोर्ट, तो उनसे पूछा जाएगा किस अधिकार से यह पद पाए हैं। तो अगर वह गलत होंगे तो वह पद से हटाए जाएंगे, दंडित करना होगा दंडित होंगे, ठीक, सही होंगे तो अपना जवाब देंगे। अनुच्छेद 33, 34, 35 यह देख लीजिए। संसद को कुछ बलों, कौन कौन से बल भाई? सेना, पुलिस के अधिकारों को सीमित करने का अधिकार मिलता है। कैसे अधिकार? जैसे अभी बताइए, बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों को आपने देखा होगा कि बैंक हड़ताल कर देते हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, लेखपाल हड़ताल कर देते हैं और धरने पे बैठ जाते हैं, काम नहीं करते हैं, डॉक्टर हड़ताल कर देते हैं, काम नहीं कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है, अपनी मांग मनवाते हैं सरकार से। क्या कभी आपने सुना है सेना पुलिस बल धरना पे बैठ गई? अगर मान लीजिए बॉर्डर पर सेना जो हमारे देश को सुरक्षा दे रहे हैं वही अगर धरने पे बैठ जाए तो क्या हो गया? तो कहा गया कि नहीं भाई, कम से कम सुरक्षा बलों को जो अधिकार सबको मिले हैं उन अधिकार को क्या किया जाएगा? सीमित किया जाएगा। वही अगर धरने पे बैठ जाएंगे तो फिर पाकिस्तानी छीनने वाले तो हमारे देश पर आक्रमण कर देंगे, इसलिए कहा उनके अधिकार को सीमित किया जाएगा। जो भारत के नागरिक वो भी है लेकिन वो सेना में है, सुरक्षा बल है हमारे देश के, तो इसलिए उनको अधिकार में थोड़ी सी कटौती की गई है। अनुच्छेद 34, आपात स्थिति में मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। इसमें मार्शल कानून चलता है जी। सेना में अगर कोई आप गलती करते हैं तो खुद मार्शल लॉ कानून के तहत आपको क्या मिलती है? सजाएं मिलती है। उस समय आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाएंगे, तो ये मार्शल लॉ होता है। अनुच्छेद 35, संसद को मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने का पूरी तरीके से यह अधिकार है। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के पास भेजिएगा ताकि और से अधिक लोग जुड़ सके। और मैं उम्मीद करूंगा